मतलब एक ना मोर के ऊपर हम पशुपति को पाते हैं जिनके 2 सींग हैं और उनके चारों तरफ पशु हैं, एनिमल्स ने उन्हें चारों तरफ घेर रखा है। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पशुपति हैं और इनका जो कनेक्शन है वो शिव जी के साथ जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे द डेटी पशुपति वॉज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो, है ना। एंड द डेटी वॉज सराउंडेड बाय द डिफरेंट एनिमल्स। ये जो देवता हैं वो अलग अलग पशुओं से घिरे हुए हैं, जैसे टाइगर, बुफेलो, एलिफेंट एंड रिनोसोरस। टाइगर, बुफेलो, एलिफेंट एंड रिनोसोरस मतलब गेंडा। रिनोसोरस मतलब गेंडा। तो ये जो देवता हैं वो चारों तरफ से पशुओं से घिरे हुए हैं। इनके चारों तरफ जो है ये 4 पशु तो दिखाई देते हैं। इन बताया आपने मैंने बताया कि ये 4 पशु जो हैं उनके नाम हैं टाइगर, बुफेलो, एलिफेंट और रिनोसोरस। टाइगर, बुफेलो, एलिफेंट एंड रिनोसोरस, ये 4 पशु हैं और इनके पैरों के पास हिरन पाए गए हैं, है ना। द डियर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फुट, इनके पैरों के पास या इनके आसन के पास हिरन पाए। ये पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाए गए। ही वॉज सिटिंग इन अ पद्मासन, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा। और क्या क्या चीजें पाई गई हैं यहाँ से, कुछ और चीजें लिखते हैं। यहाँ से एक योगी की प्रतिमा पाई गई। द योगी स्टैचू फाउंडेड फ्रॉम देयर या फ्रॉम दिस सिटी। योगी के चेहरे पर बियर्ड है यानी दाढ़ी है ना। द बियर्ड वॉज अवेलेबल ऑन हिज फेस, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें गूगल पे जाना हो यहाँ से तो कैसे जाएंगे? यू नो दैट, यू हैव द आइडिया। हाँ, पता नहीं कहीं और चले गए तो परेशान हैं। यहाँ से डर लग रहा है, पता नहीं जाएंगे। हाँ, योगी, योगी इन मोह। आ रहा है तो बताइएगा, आ रहा है? मुझे योगी इन मोहनजोदारो आ रहा है ये? कहाँ से सर्च करेंगे? यहाँ पे होगा कहीं। किस पे? यहाँ से एंटर से तो नहीं होता बेटा। आ गया। मैं आपको दिखाना चाहता था ये पशुपति सील आप ये है पशुपति, राइट। इनके चारों तरफ देखिए रिनोसोरस, ठीक है। और ये भैंसा बुफेलो, टाइगर एंड एलिफेंट, करेक्ट। और इनके पैरों के पीछे देखिए क्या है, ये यहाँ पे डेयर खड़े हैं, हिरन खड़े हैं। और मैं जो दिखाना चाह रहा था वो कैसे आएगा, बैक बैक और योगी स्कल्पचर कहाँ से जाए। खैर वापस आते हैं फिर यहाँ पे। कोई नहीं, इतना तो समझ में आ गया, आगे देखेंगे। नहीं, हर किसी का अलग अलग फीचर होता है ना, मुझे इसका आइडिया थोड़ा नहीं है कैसे चलता है, पर धीरे धीरे हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो योगी एक पाए गए हैं जो ना योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, और वो योगी जो है उसकी दोनों आंखें बंद है ना, मतलब आधी बंद, हिज आईज हाफ क्लोज, जिसे योग की शांभवी मुद्रा कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, द योगी वॉज इन द शांभवी मुद्रा या शांभवी एक्शन ऑफ द योगा। योगा के शांभवी मुद्रा में वो योगी बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन आता है बेटा, पीटी में क्वेश्चन आएगा कि पशुपति की प्रतिमा कहाँ से पाई हुई है, कहाँ से फाइंडिंग हुई है, योगी की प्रतिमा कहाँ से पाई गई है, ठीक है। और क्या पाया गया है,
यहाँ से एक ब्रॉन्ज बुफेलो पाया गया। क्योंकि आईवीसी के लोग जो थे वो एक मेटल का इस्तेमाल करते थे, दैट मेटल वॉज द ब्रॉन्ज मेटल। आईवीसी पीपल्स डिस्कवर्ड द मेटल ब्रॉन्ज, दे यूज द मेटल ब्रॉन्ज। ये कांसे की धातु का प्रयोग करते, ब्रॉन्ज बने कांसा, है ना। तो यहां से एक बुफेलो, ब्रॉन्ज बुफेलो, कांसे की बुफेलो, कांसे की भैंस की प्रतिमा पाएगी। और देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो सर्च कहां से करना है, यहां से सर्च होगा बेटा या ऊपर जाना पड़ेगा? कट 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 क्रॉस बताइए, दिख रहा है इसमें? ग्रेट, आ रहे तो बताइए, आ जाए तो बताइए। ग्रेट बात आता है, ये देखिए यहाँ से एक बहुत बड़ा बात पाया गया। इट वॉज अ ग्रेट बात, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी गहराई है, इसमें लोग उतर कर स्नान किया करते थे नहाए, जैसे अभी महाकुंभ लगा था प्रयाग में, उसी तरह से वहाँ नदी को जल देवी माना जाता है। सिंधु नदी में स्नान करने की प्रथा, तो इस ग्रेट बाथ में लोग स्नान किया करते, है ना। किसी खास ओकेजन पर सारे लोग जुटते थे, और जो पुरोहित होते थे उनके इन लीड, उनके नेतृत्व में लोग इसके अंदर स्नान किया करते। समझ में आ रहा है? इस पर मोहनजोदाड़ो में बहुत भीड़ होगी। यहाँ पर लोगों के कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। यहाँ पर जो योगी है, जो पुरोहित है, उसके रहने का बहुत बड़ा आवास पाया गया, घर पाया गया, हाउस पाया गया। ठीक है, इसके बगल में आप देखिए कुएं छोटे छोटे बने हुए हैं, जहाँ से फ्रेश वाटर इसके अंदर आता था, और जो गंदा पानी है वो एक छोटे से नाली के मीडियम से बाहर एग्जिट कर जाता था। क्लियर हो रहा है? यानी इनका सिस्टम आप देखिए, ये सब बेग ब्रिक्स हैं, पकी हुई ईंटें। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा जिप्सम लगाकर प्लास्टर किया गया था, मतलब दे हैड द आइडिया ऑफ द प्लास्टर। दे लिव्ड इन द बेग ब्रिक्स हाउसेस। 5000 साल पहले के लोग मिट्टी के घरों में नहीं, बल्कि पकी ईंट के घरों में रहते थे, प्लास्टर किए हुए घरों में रहते थे। और इतनी खूबसूरत, ये जो ईंटें आप देख रहे हो, ये ईंटें नॉर्मल नहीं है, बल्कि इनके पूरे पूरे मेजरमेंट इतने, मतलब एक एक ईंट बराबर की, आप ये देखो, मतलब इंच सेंटीमीटर सबकी जानकारी रही होगी इनको, ताकि ईंटें जो हैं, ब्रिक्स जो है, बिल्कुल इक्वली हैं। और इतना खूबसूरत इसको बनाया गया, तो इसको ग्रेट बाथ कहा गया। तो वेयर द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो, है ना। ओकेजनली लोग यहाँ पर नहाते थे प्रीस्ट के नेतृत्व में, क्योंकि ये लोग जल को देवी मानते थे, है ना। तो लिख लीजिएगा, द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो। जो वृहद स्नानागार है वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदारो। ये क्वेश्चन बेटा हर बार आता है, बहुत ही फेमस है, मानी बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम में इसका। दूसरा एविडेंस क्या मिला है बेटा? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि ये बताइए, सूती कपड़ा आप जानते हैं, कॉटन, तो विच कंट्री डिस्कवर्ड द कॉटन फर्स्ट टाइम? सूती कपड़े का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत। First time India discovered the cotton and they were the IVC peoples। ये सिंधु सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने कॉटन के कपड़े का आविष्कार। सारी दुनिया में सबसे कंफर्ट जो क्लॉथ होता है वो कॉटन का होता है, या एंड कॉटन वाज डिस्कवर्ड बाय द IVC। Why India is a great country of the world? Because India discovered the cotton first time in the world. India introduced the cotton first time to world. And who discovered the silk cloth? First time in the world. Who introduced the silk cloth? रेशम के कपड़े का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? हाँ? Yeah?
No, not in India. It was discovered by the Arneval, China. और वो भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है कि चीन की जो रानी थी या राजकुमारी जो थी, वो शहतूत का एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठी हुई थी और उसी में से जो कोकून है वो टूट के गिरा। वो चाय पी रही थी, शी वॉज ड्रिंक, है ना, वो चाय पी रही थी, उसी चाय में टूट के गिरता है और वो उसमें जो उसका फल होता है ना वो फटता है, उसमें कीड़े निकलते हैं, वही कीड़ा रेशम बनाता है। तो रेशम का आविष्कार सबसे पहले चाणक्य को, ठीक है। पर रेशम को दुनिया में फेमस इंडिया ने बनाया, क्योंकि चाइनीज लोग ना उसे हमें बेच देते, हम उसका दुनिया भर में फर्निश करके उसे काट छांट के उसे कपड़े बनाकर हम दुनिया को बेचते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखेंगे कि the first time cotton was discovered by the IVC peoples in the world and it was founded from the Mohenjo-daro city. पहली बार सूती वस्त्र का आविष्कार भारत में हुआ और ये मोहनजोदाड़ो के लोग ही थे, या पहला साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। The first evidence was founded from the Mohenjo-daro city. और क्या पाया गया है? तो मैंने अभी बताया, असेंबली हॉल वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर। यहाँ से एक असेंबली हाउस, असेंबली हॉल वॉज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो, जिसको हम कहते हैं सभा भवन। मोहनजोदाड़ो से एक सभा भवन पाया गया है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं यहाँ से पाई गई हैं? तो कहा जाता है कि यहाँ से, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नियर अबाउट 5000 ईयर से, यू नो दैट, क्या आपको पता है क्या सिंधु सभ्यता के लोग सोने और चांदी के बारे में जानते? दे यूज द ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर्स, यू नो दैट। हमारे और आपकी तरह वो भी सोने और चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे। हमें लगता है कि यार वी आर डेवलप, only we are developed. No, they were developed rather than us. First time they used the gold and silver ornaments. ये जो जेवरात भी पहनते थे वो सोने और चांदी के, पहली बार यहाँ से हमें सोने का एक ऑर्नामेंट मिला है, एक लॉकेट मिला है। तो लिखेंगे द गोल्ड ऑर्नामेंट फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। सोने का जो लॉकेट है वो हमें यहाँ से मिलता है। फाइन, और क्या पाया गया यहाँ से? तो यहाँ से हाथी के स्कल, एलिफेंट स्कल, हाथी के कंकाल पाए गए यहाँ से। इससे साबित होता है कि वो लोग हाथी के बारे में जानते होंगे। द एलिफेंट स्कल वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर, द एलिफेंट स्कल वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर। यहाँ से हाथी के कंकाल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। द फर्स्ट टाइम, है ना, एविडेंस ऑफ द एलिफेंट स्कल। क्लियर हुआ बेटा? चीज़ें समझ में आई? What was the Harappan Mohenjo-daro city? It was the political capital of the IVC and there were the some findings are available from there. कुछ चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, है ना? तो ये था। अब चलिए दूसरे शहर पे चलते हैं जो उसकी दूसरी राजधानी थी। तो लिखिए, दूसरी राजधानी का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा, दूसरी राजधानी का नाम लिखेंगे हड़प्पा। एक चीज और है, इसे दो नामों से जानते हैं। इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर
ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। दैट वाज द रीजन वी नो दैट इट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वी नो दैट इट वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। why we are announce the Harappan civilization या we are talking about the, because इस सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया वो हड़प्पा ही था। तो ये हिस्ट्री का रूल है कि जिस जगह को पहली बार रिकॉग्नाइज किया जाता है उसी के नाम पे हिस्ट्री को नॉमिनेट किया जाता है। तो पहला शहर था हड़प्पा, दैट वाज द रीजन इट वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। या ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नॉर्मल है, पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों आप कह रहे हो भाई why it was the Harappan civilization, why it was the Indus Valley civilization ना, तो give the reasons, तो आपको कारण बता देना। क्लियर? तो अब आइए एक दूसरे शहर की बात करते हैं, हड़प्पा की। पहले ही मैंने बताया कि हड़प्पा शहर की जो खोज है वो कब हुई थी बेटा? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी। तो लिख लीजिएगा कि in 1921 Mr. दयाराम साहनी discovered this site। 1921 में पहली बार दयाराम साहनी ने इस शहर की खोज की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी फुल नेम था। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ये एक्चुअली में ये भी पाकिस्तान में है ना, और पाकिस्तान के ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिमी पाकिस्तान। It was situated in the Montgomery district of the West Punjab, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोंटगोमरी MONTGOMERY मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। क्रिस्टीना या बेटा without hesitation or Nargis, right? Okay. और किस नदी के किनारे? दूसरा प्रश्न आता है कि in which river, near to the which river situated, रावी नदी के किनारे। लिख लीजिएगा कि this city was situated near to the Ravi river। और भी चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि ये आईवीसी की एक इकोनॉमिकल कैपिटल थी। इट वाज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ द आईवीसी। ये सिंधु सभ्यता की आर्थिक राजधानी थी। ठीक है बेटा, इसमें भी सेम चीज़ें हम पाते हैं। जब इस शहर में हम जाते हैं तो देखते हैं कि सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। वेस्टर्न पार्ट्स वाज द अपर पार्ट, ईस्टर्न पार्ट वाज द लोअर पार्ट, है ना। रिच पीपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स वेर लिव्ड इन द अपर पार्ट्स एंड लोअर पीपल्स वेर लिव्ड इन द लोअर पार्ट। तो लिखेंगे कि इन द हड़प्पा सिटी वाज also situated under a citadel। हड़प्पा जो शहर है वो भी एक किले के अंदर ही अवस्थित था। And city was also divided in two parts, है ना, western and eastern part। western and eastern part, the rich people and administrative groups and priests were live in western part, upper part, and the lower peoples were lived in the lower part। जो सामान्य लोग थे वो नीचे रहा करते थे। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तियां। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हड़प्पा से हमें बहुत बड़ी मात्रा में, अलॉट क्वांटिटी में ग्रैनरीज पाई गई है, अनाज का भंडार।
और बेटा क्या शानदार तरीका था। जैसे आप सोचोगे, जैसे हम सोच रहे हैं कि वी आर क्लेवर, वी आर मॉडर्न, कि वी हैव द एयर कंडीशन रूम, है ना, क्या वहाँ था? नहीं था एयर कंडीशन, पर दे हैड द एयर कंडीशन क्लाइमेट ऑफ देयर रूम्स, उन्होंने अपने कमरे को भी एयर कंडीशन बना रखा। पर कैसे? विदाउट द मशीन, मैकेनिकल एयर कंडीशन, उनके पास मशीन नहीं थी, उन्होंने नेचुरली डेवलप किया। बड़ी चीज़ तो ये है ना भाई कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। एयर कंडीशन का आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट है ना बेटा? अगर लगातार आप एयर कंडीशन यूज कर रहे हो और आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जो पसीने स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग को रोक देता है। स्वेटिंग क्यों होती है? ताकि बॉडी के जो जहरीले पदार्थ हैं, विषैली चीजें हैं, वो निकल जाती हैं बाहर। समझ में आ रहा है? पसीना इसीलिए होता है, पर ये पसीना नहीं होने देगा, फिर क्या होगा? इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कहते हैं ना कि हम कई बार कॉपी करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की। देखें आप, धड़ल्ले से गांव में एसी लग रही है, लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। क्योंकि वेस्टर्न लोग, द वेस्टर्न पीपल्स आर वेरी अवेयर, they know about the utilization of the air condition, so that was the reason that every day they have the exercise, daily exercise करते, ताकि उनके पसीने निकल जाएं। और अभी क्या है, अपने को पता ही नहीं है, पता है नहीं है, हम तो ऐसी क्या मजा आ रहा है, उसके बाद मजा के बाद सजा भी है कि नहीं है? चीजें बेटा। पर आईवीसी के लोगों के यहाँ एसी था बेटा, वो नेचुरल एसी था, उनके घर ऐसे बने होते थे कि वो अंदर से एकदम कूल होते थे, घरों के डिजाइन लाजवाब होते, कूलेस्ट डिजाइन। समझ में आ रहा है? अभी वो जो सिटी प्लान वाला हुआ नहीं ना, वो जो अपन कर रहे थे ना, वो इसके बाद कराएंगे, याद दिलाना, वो अलग बाद में कराएंगे जो कल शुरू किया। अभी ये अचानक जहन में आ गया तो स्टार्ट कर दिया, है ना। कल जो किया था ना सिटी प्लान, वो कैरेक्टरिस्टिक वाला, देखो मैं भूल गए हम लोग, वो अभी कराएंगे इसके बाद। हाँ, उसके बाद मुझे याद दिलाना कि सर वो कराना है, तो उसमें बताएंगे कैसे रहते थे, कैसे कपड़े थे। ये अचानक से वो आ गया तो मैं स्टार्ट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, फिर बाद में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो उनके घर ऐसे बनते कि घर में क्या होता था कि घर में बेक ब्रिक्स यूज करते थे, पर वो सीमेंट नहीं लगाते थे, सीमेंट की जगह मिट्टी की लिपाई कर देते थे, काऊ मिट, गाय के गोबर की लिपाई। वो क्या होता है कि ये सीधे सीधे हीट का एंटी होता है, ये हीट को बाहर से आने नहीं देगा। मिट्टी जो होती है वो हीट को बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देती, नहीं आने देती। तो जब हीट नहीं आएगी तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? ना। कहते हैं कि जमीन को खोद कर ये लोग कहते हैं ना कि एयर कंडीशन क्या बनाते थे? स्टोर रूम्स। और उस स्टोर रूम के अंदर इस तरह से उसको बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, ताकि उसके अंदर जो अनाज है उसको ऑक्सीजन मिलता रहे और वो अनाज सड़ते नहीं। कहते हैं कि हजारों हजार साल तक उसके एविडेंस पा लिए आपने। हमारा जो एयर कंडीशन, हमारा जो स्टोर रूम होता है, अगर लाइट चली जाए तो कुछ ही टाइम के अंदर सारा अनाज क्या होगा? सड़ जाएगा। और उनके स्टोर रूम में वो जो ग्रैंडरीज हैं वो हजारों साल से सेफ। वो ज्यादा डेवलप थे कि हम ज्यादा? तो वही चीज है कि यूपीएससी आपका यही जो व्यू है ये मांगती, जो आपने कहा ना कि वो ज्यादा डेवलप, ये कंपेरिजन मांग कि हाउ दे वर अपडेटेड, हाउ दे वर डेवलप्ड rather than us. We have the technology, they had no any technology, but they had the natural technology, they used the natural technology, that was the reason they were developed. उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी में बड़ा फर्क। हम कहीं 100 साल जिंदा रहते हैं, वो बहुत साल जिंदा रहते हैं। आज से हजारों साल पहले जो स्टोन एज में लोगों की उम्र जो है हजार साल हुआ करती। यू कांट बिलीव, 1000 साल लाइफ थी लोगों की, बिकॉज दे वेर नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को अननेचुरल बना लिया। आज हमारी बॉडी में इतने सारी चीजें मौजूद हैं जो अननेचुरल है। ये क्या है? खतरनाक है, इसका रेडिएशन है, ये लेके हम घूम रहे हैं। कोई ऐसी चीज बताइए जो नेचुरल हो, सब मिक्सअप है। इसलिए इसका बॉडी पे क्या है? इसका रिजल्ट है बेटा बॉडी। पुराने जमाने में लोग लकड़ी के जूते, लकड़ी के खड़ाऊ पहनते कि नहीं पहनते? ठीक है, कपड़े कॉटन के आरामदेह पहनते थे। आज क्या है? आज सब मिक्सअप है। बोले
हम जो खा रहे हैं क्या वो ट्रू इनफैक्टली सही है? हम केमिकल्स खा रहे हैं। वी आर यूजिंग द केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो हमारे अनाजों में आजकल आ रहे हैं। क्या है? कुछ भी ऐसी चीज बता दो बेटा जो नेचुरल हो, नहीं है नेचुरल। तो कैसे आप इन लोगों की लाइफ का मजा ले सकते? बेटा जिंदगी का मजा ये नहीं है कि यू हैव द करोड़ रुपीज, यू हैव द अरब रुपीज, आप करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। ये लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि हाउ मच सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, हाउ मच पीस इन योर लाइफ, कितना शांति है आपकी जिंदगी में, ये लाइफ है। आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, क्या वो लाइफ है? आपको नींद की गोली लेनी पड़ रही है, क्या वो लाइफ है? नथिंग। हमने समझा ही नहीं अल्फाज की तासीर को, नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, बनते दरिया तो बहुत दूर निकल सकते। हमने चीज़ों को गलत वे में ला दिया, वरना जिंदगी ऐसी नहीं थी। जिंदगी बहुत प्यारी। Why we are studying the history? This is the reason we are studying this. How they were developed. They had the natural science, they had the natural development. But we are developed, but we have no any natural development. आज दुनिया मौत के बारूद पर खड़ी है। तमाम तरह के खतरनाक बॉम्ब हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब। एक फट जाए तो सब खत्म। बोलिए, अभी अभी रिसर्च आया है, एक रिसर्च आया है कि शायद आईवीसी जो खत्म हुई थी, अचानक खत्म हुई थी, शायद वहाँ एटम बॉम्ब फटा था। नया रिसर्च आया, इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि अगर ये साबित हो गया तो ये बताना पड़ेगा कि उन्हें एटम बॉम्ब की जानकारी थी। बताइए, बोलिए। कितने ज्यादा नॉलेजफुल लोग, हाउ दे हैड द नॉलेज। आ रहा है समझिए? यू आर एंजॉइंग और नॉट? मजा आ रहा है ना पढ़ने? बेटा देखो, एंजॉयमेंट, वे ऑफ द एंजॉयमेंट इज अ कंक्लूजन, इज अ रिजल्ट। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, डेफिनेटली ब्लेसिंग टू द गॉड, यू विल क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। दुनिया की कोई चीज मालिक की रियायत, आप एकदम क्वालिफाई इफ यू आर एंजॉइंग योर स्टडी। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो मीन्स आप सक्सेस है ना। यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है सिलेक्शन का। दिल्ली में टीचिंग ऐसे ही होती है, वहाँ के टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते। आप बहुत आसान है, बहुत इजी है आपका सिलेक्शन, बशर्त ये है कि आप इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करें, है ना। अब आइए, तो ग्रेनरीज पाई गई, लिख लीजिएगा। द ग्रेनरीज वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर, बहुत बड़ी अनाज के भंडार पाए गए वहां से, ठीक है। और ये बेटा चूंकि इकोनॉमिकल सिटी था, इसलिए जाहिर सी बात है कि आर्थिक जगहों पे लेबर तो बहुत होंगे ना, काम करने वाले, तो लेबर हाउसेस फाउंडेड फ्रॉम देयर, यहाँ से जो परिश्रमिक आवास पाए गए या श्रमिक आवास पाए गए। ठीक है, और क्या पाया गया यहाँ से? चूंकि कहा जाता है कि आईवीसी का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, सिंधु सभ्यता के लोग अपने डेड बॉडीज को दफनाते भी थे। तो इनका जो ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान या शमशान घाट यहाँ से पाया गया सबसे बड़ा, जिसका नाम R37 है। तो लिखेंगे द ग्रेवयार्ड R37 वॉज फाउंडेड फ्रॉम देयर। यहाँ से इनका बहुत बड़ा कब्रिस्तान पाया गया, जिसका नाम रखा गया है R37। हाँ, जैसे हमने मोहनजोदाड़ो लिखा ना, कल मैंने बताया था, आपको याद होगा कि मोहनजोदाड़ो में एक प्रतिमा पाई गई है, स्टैचू, डांसिंग गर्ल। क्या कहते हैं? डांसिंग गर्ल फ्रॉम द मोहन। तो उसमें मोहनजोदाड़ो वाले में लिख लीजिएगा डांसिंग गर्ल। ये बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा है। चलिए, आपने रास्ता बता ही दिया है, तो थोड़ा सा हो जाए इसमें।
डांसिंग गर्ल। आप देखिए इस चीज को, फ्रॉम कहाँ से बताया था आपने? एंटर से। हाँ, ये देखिए, ये है डांसर। शी इज कम्प्लीटली न्यूड, शी इज इन द डांसिंग वे। ये एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखिए, ये इसने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं पूरी, है ना। इसके सर के बाल बंधे हुए हैं और कमर तक, कंधे तक लटक रहे हैं। एक हाथ कंधे पे है, एक हवा में है। इसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल है, मुस्कुराहट। मेरी बात समझ आ रही है? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टैचू स्कल्पचर में गिनी जाती है। इसके बारे में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाविद हैं, वो कहते हैं कि ये आसम है ना। तो लिखेंगे कि द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वाज फाउंडेड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। ये एक कांसे की नर्तकी की प्रतिमा है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। और ठीक इसके अपोजिट अ मेल डांसिंग स्कल्पचर वाज फाउंडेड फ्रॉम द हड़प्पा। और हड़प्पा से हमें एक पुरुष नर्तक की प्रतिमा मिली है। जो कि रेड स्टोन की बनी हुई है, लाल पत्थर की बनी हुई। में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में थोड़ा सा कैटेगराइज कर देगा ना कि किस पत्थर की बनी हुई है, तो रेड स्टोन की बनी हुई है। ठीक है, रेड स्टोन। और क्या पाया गया है, यहां से हमें ना इक्का गाड़ी, नाम सुना है इक्का गाड़ी का? कार्ट, जिसे हम इक्का गाड़ी कहते हैं। इक्का जिसमें नहीं घोड़े लगे होते हैं, बड़े बड़े पहिए होते हैं उसके, देखा आपने? लिख लीजिएगा, द इक्का कार्ट वाज फाउंडेड फ्रॉम हेयर। इक्का गाड़ी यहां से पाई गई है। यहां से एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑल्सो फाउंडेड फ्रॉम देयर, वेयर ए डॉग वॉज अटैकिंग ऑन द डियर। जहां पर एक कुत्ता हिरन के ऊपर हमला कर रहा है। A dog was attacking on the deer, जहां पर एक कुत्ता हिरन के ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, यहां से एक सैंड स्टोन की डांसिंग गर्ल भी मिली है। सैंड स्टोन मतलब बलुआ पत्थर। अ सैंड स्टोन डांसिंग गर्ल वाज फाउंडेड फ्रॉम हेयर। यहां से हमें एक बलुए पत्थर की डांस करती हुई नर्तकी मिली है। सैंड स्टोन डांसिंग गर्ल वाज फाउंडेड फ्रॉम हेयर। ठीक है, वैसे तो इस जगह पर मैंने बताया ही कि यहाँ पर कब्रिस्तान, सॉरी, हाँ, यहाँ पे कब्रिस्तान तो पाया गया है, लेकिन एक लाश इसमें ऐसी भी पाई गई, डेड बॉडी, जिसको कॉफिन में दफनाया गया। कॉफिन कहाँ पे यूज़ होता है? क्रिश्चियन लोग अक्सर जो है डेड बॉडीज को किस में डालते हैं? लकड़ी के ताबूत में। तो लिखेंगे अ कॉफिन बरियल वॉज फाउंडेड फ्रॉम द हड़प्पा। एक ताबूत में रखी हुई लाश हड़प्पा से पाई गई है। अ कॉफिन बरियल वाज फाउंडेड फ्रॉम द हड़प्पा। ठीक है, तो ये है हड़प्पा शहर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब एक तीसरा शहर लिखेंगे, कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन,
या काली बंगा भी इसको कहते हैं, काली बंगन भी कहते हैं। काली बंगा, ठीक है, ये भी एक तीसरा शहर है, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान में। किस रिवर के किनारे है? घग्गर रिवर के किनारे। तो लिख लीजिएगा कि दिस सिटी वॉज सिचुएटेड या इज सिचुएटेड इन द राजस्थान नियर टू द घग्गर रिवर। ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले एक हिस्टोरियन है जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां हैं, है ना। देयर वेयर द ट्विन कैपिटल ऑफ द आईवीसी वाज अवेलेबल, स्टुअर्ट पिगट। लेकिन कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि देयर वेयर द थ्री कैपिटल्स ऑफ द आईवीसी, सिंधु सभ्यता की तीन राजधानियां हैं, यानी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन। क्योंकि कालीबंगन में वो सारी चीजें मिली हैं जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मौजूद है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स कि कालीबंगन वाज द थर्ड कैपिटल ऑफ द आईवीसी इन दैट टाइम। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो तीसरी राजधानी थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, इसकी खोज जो है 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। दिस सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय द A.N. घोष इन 1953। अमलानंद घोष ने इस शहर की खोज 1953 में की थी। वैसे कालीबंगन का जो मतलब होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। काली माने काली, बंगा माने चूड़ियाँ। तो लिखेंगे द मीनिंग ऑफ दिस नेम इज ब्लैक बैंगल्स। इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस सिटी, जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं यहां से। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, यानी सिंधु सभ्यता के कुछ शहर ऐसे हैं जो आईवीसी से पहले बसे हुए थे, वहां पर प्री हड़प्पन एविडेंस पाए गए, उनमें से ये शहर भी है। तो लिख लीजिएगा कि इट वाज द प्री हड़प्पन सिटी। ये प्राक हड़प्पन शहर माना जाता है, नगर माना जाता है। प्राक माने सिंधु सभ्यता से भी पुराना माना जाता है। प्राक माने पुराना। इट वाज अ प्री हड़प्पन सिटी। ठीक है, यहां से 6 प्रकार के बर्तन पाए। देयर वर 6 टाइप ऑफ द। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, पर इतने खूबसूरत बर्तन थे, इतने प्यारे बर्तन बनाते थे जिनमें तरह तरह के डिज़ाइन बने होते थे। ठीक है, थोड़ा देखा जाए इसमें जो इनके बर्तन का इस्तेमाल था वो देखते हैं। हड़प्पन पॉट्स, एक मिनट। देखिए आप, ये देखिए इनके बर्तन। These are the beautiful design pots of the Harappan peoples. How it was, it's looking very beautiful, and it was completely the soil pots. ये मिट्टी के बने हुए हैं,
और कितने खूबसूरत हैं। और एक चीज़ और देखिए कि जैसे माना जाता है कि हर मेटल का आप जो इस्तेमाल करते हो, जैसे हम तांबे पीतल के बर्तन में खाना बनाते हैं, स्टील में बनाते हैं, हर मेटल बेटा जब वो हीट होता है तो उसके पार्टिकल्स आपके खाने में जाके मिल जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। बट मिट्टी के बर्तन में कभी ये नुकसान नहीं है। तो हाउ दे वेर इंटेलिजेंट इन देयर टाइम कि दे यूज द सॉइल पार्ट्स, देयर वेर नो एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस पार्ट्स, इसका कोई बॉडी पर हार्मफुल नहीं। बताइए, जैसे आप कहेंगे ना कि हम बड़े चिकने चिकने बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत, हम तो भाई मॉडर्न नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रास है, पीतल है, तांबा है, कॉपर है, हर चीज़ के बर्तन हैं, पर उसका साइड इफेक्ट भी तो देखिए क्या है बॉडी के ऊपर, पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। स्टील है, तरह तरह के खतरनाक तरह के, उसमें प्लास्टिक के बर्तन आप सोचिए, जिसको बैन कर दिया गया कि प्लास्टिक में आप गर्म चीज़ें ना रखें, क्योंकि उससे गर्म चीज़ जब प्लास्टिक में आती है तो उसमें क्या होता है, उसके प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं वार्म चीज़ों में, और वो ख़तरनाक है। अब बताइए, इनके बर्तन देखिए, इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन हैं जिसमें तरह तरह के डिज़ाइंस बने हुए हैं, देखिए कितने खूबसूरत। इस डिज़ाइन पे देखिए एनिमल्स के फीचर्स बने हुए हैं, प्लांट के फीचर्स बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, बहुत प्यारे प्यारे। तो हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट विदाउट द साइड इफेक्ट्स। अगर कोई चीज आपकी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, दैट इज नॉट ए डेवलपमेंट। तो हाउ वी आर द डेवलप, है ना, वी हैव द प्राइड कि वी आर द डेवलप, बट वी आर नॉट डेवलप्ड एक्चुअली। हर चीज का साइड इफेक्ट है हमारे शरीर पर इसका नहीं है। क्लियर? तो यहां से 6 टाइप ऑफ द पॉटरीज फाउंडेड फ्रॉम देयर, 6 प्रकार के बर्तन यहां से पाए गए। और क्या चीज पाई गई यहां से? कॉपर बुल स्कल्पचर, कॉपर में वही तांबे का, है ना, तांबे के एक बुल में सांड की प्रतिमा पाई गई। कॉपर बुल स्कल्पचर वाज फाउंडेड फ्रॉम देयर। और यहां से एक सिलेंड्रिकल सील पाई गई, सिलेंड्रिकल सील। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इनके यहाँ जो सील माने मुहर, यानी इनके यहाँ एक गोलाकार मुहर पाई। गोलाकार मुहर देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी थे, दे वर द ट्रेडर्स, एंड दैट वाज द रीजन दे यूज द सील्स, वो मोहरों का प्रयोग करते थे। पर सिंधु सभ्यता में 2 प्रकार की मोहरें थी, एक थी स्क्वायर वर्गाकार, दूसरी रेक्टेंगुलर आयताकार। लेकिन सिलेंड्रिकल मोहर हमारी नहीं है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर है, क्योंकि ट्रेड से आईवीसी एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वेर कनेक्टेड बाय द ट्रेड। वो हमारे बहुत से सामान मंगाते थे, उनके यहाँ से हम बहुत सारे सामान इंडिया में मंगाते थे, यानी दोनों ही देशों के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस चलता। क्लियर? तो हम थोड़ा सा इस पे डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि सील्स कैसे थे इनके। आईवीसी सील्स, है ना, ये देखिए, ये इनकी मोहर है, ये देखिए इस तरह के मोहर, ये स्क्वायर है जिस पर एक एनिमल का फिगर बना हुआ है बेटा ना, इसके एक सिंग है या एक सिंग वाला एनिमल इस पे बना हुआ है, ये इनका सील है। दे हैड द डिफरेंट, देयर वर द 2 टाइप ऑफ द सील, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। इसमें रेक्टेंगुलर भी होगा पर वो सिर्फ स्क्वायर इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब इनके सील्स, ये इंस्क्रिप्शन है इनकी, दे हैड द इंस्क्रिप्शन, इनको लिपि की जानकारी थी, पर इस इंस्क्रिप्शन की जानकारी हमें आज तक नहीं हो पाई, या कि दे हैड द नॉलेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इसको पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं, चित्रात्मक लिपि, पर इसकी जानकारी हमें आज तक नहीं है कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है इन्होंने। इन्हें चित्र वाले देखिए, मछली जैसे चित्र, ये चित्र बनाए हुए, समझ में आ रहा है? So there were the 2 type of the seals in the IVC. First the square and second the rectangular.
दो तरह के, ठीक है, लिख सकते हैं आप कि IBCA had the two type of the seals, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, दो तरह की। हालांकि इसको हम बाद में लिखाएंगे आपको, जब हम उनके इकोनॉमिकल पोर्शन पे आएंगे ना, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पे, तब लिखाएंगे आपको, बट जानकारी के लिए अभी लिख सकते हो। पर यहां से जो मुहर पाई गई है वो कैसी है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब, सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार मुहर। और ये कहां की मुहर थी? बेलनाकार मुहर सिलेंड्रिकल कहां की थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्लियर? मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ सिर्फ दो ही तरह के सील्स यूज होते थे, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, बट सिलेंड्रिकल सील्स वाज अवेलेबल इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में बसती थी, उनकी मुहर कैसी थी? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर? और क्या चीजें पाई गई यहां से? यहां से ना कालीबंगा से एक प्लॉड फील्ड पाया गया, मतलब जुता हुआ खेत पाया गया ना। अ प्लॉड फील्ड वाज फाउंडेड फ्रॉम द कालीबंगन। यहां से एक जुते हुए खेत के बारे में पता चलता है। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग इतने डेवलप्ड थे, इतने ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग थे कि इनको एक टाइम में कई फसलों को पैदा करने की जानकारी। दे हैड द मल्टीपल क्रॉपिंग आइडिया। आज हमारे और आपके जो किसान हैं वो एक टाइम में एक फसल बोते हैं, या तो गेहूं, बोलिए, वीट, या फिर पैडी, या फिर कोई चीज, पर दे हैड द मल्टीपल क्रॉपिंग आइडियाज। अलग अलग तरह के फसल एक ही साथ बोते थे। सो इट वाज द रीजन कि दे हैड द क्रॉप सरप्लस। उनके पास अधिशेष होता था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन था कि दे हैड द हाईली प्रोडक्टिव। और यही रीजन था कि वो ज्यादातर चीजों को एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग कंट्रीज में, और इससे हमें गोल्ड और सिल्वर मिलते। आ रहे समझ में? क्लियर? तो लिख लीजिएगा कि इसमें प्लॉट, जो फील्ड है उसकी जानकारी, जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है। और क्या मिला यहां से? यहां से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, द कैमल बोन्स फाउंडेड फ्रॉम हेयर। ऊंट की हड्डियां मिलती हैं यहां से। और क्या मिला है यहां से? ग्रैनरी मिलती है, अनाज मिलता है यहां से। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे, रहने दे, बताइए, आज इतना ही रहने देते हैं। कल फिर इसको स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे बेटा, घबरा के नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ कवर करेंगे। अब जैसे यहाँ से आप कमरे पे जाइए, तो कमरे पे जाने के बाद नोट्स खोलिए, ठीक है, या एनसीईआरटी आपके पास हो तो पहले एनसीईआरटी देखना है, नोट्स देखो, इस पर इसको एनालिसिस करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा, है ना। एनालिसिस में क्या होता है? चिंतन करना। किसी चीज़ को पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो एक फैक्चुअल नॉलेज मिलती है, ये अम्ब्रेला है, करेक्ट। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि यस इट इज़ अम्ब्रेला, पर ये ऐसे कैसे लगाया गया? इट मीन्स ये लाइट के पीछे लगाया गया ताकि इसकी रोशनी आंखों में ना आए। फिर देखोगे तो फिर पता चलेगा, फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और चारों तरफ फैला रहा है। तो जितनी बार किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया जानकारी, नया आइडिया मिलता है। तो इसी को कहते हैं एनालिसिस। बिना इसके आप यूपीएससी के साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मेंस के जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। मेंस के जो आंसर मैं लिखवाऊंगा, जो इसमें होगा, फिर आपको लिखवाएंगे भी, लिखा के कॉपीज़ भी आपकी चेक होगी, ठीक है। तो पहले समझाएंगे, फिर अभी तो चल रहा है ना, अभी तो धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्रिस्टीना, नरगिस, वाह, मतलब मज़ा आ रहा था क्लास में, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, कल मिलते हैं फिर, ओके बाय।